नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। चुनाव की शुरुआत हुई, टिकटों का वितरण हुआ, चुनाव प्रचार अभियान चरम पर पहुंचा और आज परिणाम सबके सामने आ गया है। 15 मई को एक मैसेज आता है कि स्मृति चुनाव हार रही है। शनिवार को एक मैसेज आता है कि बीजेपी 250 से 265 के बीच कहीं भी जाकर टिक जाएगी। एग्जिट पोल के बाद ये भविष्यवाणी होती है, ये बातें निकल कर सामने आती है। जब देश का पूरा मीडिया भारतीय जनता पार्टी को 300, 350, 400 सीटें दिलाने की बात कर रहा था, तब एक शख्स ये बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 250 से 265 के बीच सिमट जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन में जिनकी महारत हासिल है, हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा जी, आइए मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। राजा भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। एक बार फिर आपने जो प्रिडिक्शन किए वो सही साबित हुए हैं। स्मृति चुनाव हार रही। 15 मई को आपने लिख कर भेज दिया था, वो रिकॉर्डेड है मेरे व्हाट्सएप पर। क्या लगता है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन को लेकर तो बात करेंगे, पर फौरी तौर पर शुरुआती दौर में मैं आपसे पहली प्रतिक्रिया इन चुनाव परिणामों को लेकर जानना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। दरअसल ये जब चुनाव स्टार्ट हुआ और हम लगातार टॉक शो कर रहे थे, तब मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा था कि 2014 का चुनाव अन्ना आंदोलन पर केंद्रित था। उसका इंड्यू एडवांटेज बीजेपी को मिला था और 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। फिर मैंने आपसे कहा 2019 का चुनाव बालाकोट पर केंद्रित था, राष्ट्रवाद पर केंद्रित था, तो देश की जनता में एक राष्ट्रवाद की भावना थी। उस सूरत में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिली थी। लेकिन 2024 के चुनाव में, जैसा कि पूरा देश में आपने मैंने कवर किया है, देखा है, घूमा है, समझा है, इस चुनाव में किसी प्रकार की कोई लहर और वेव नहीं थी। हाँ, एक वेव जरूर थी जिसको हीट वेव कहा जा सकता है। देश के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी इस बार पड़ी तो हीट वेव जरूर थी, लेकिन पॉलिटिकल वेव कोई नहीं थी। फिर मैं बार बार ये आपसे आग्रह कर रहा था, लिख रहा था, बोल रहा था कि मुझे इस चुनाव में नरेंद्र मोदी फैक्टर इतना हावी नहीं दिख रहा है जितना पहले के चुनाव में हुआ करता था। तो ये सबसे बड़े कारण है। एक तो कोई इस पूरे चुनाव के अंदर कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसपे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के एंगल से ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसपे कोई भारतीय जनता पार्टी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मैंडेट मिले। अब बात करते हैं कांग्रेस की। जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ, बोल चुका हूँ कि ये पूरा चुनाव संविधान पर केंद्रित लाकर खड़ा कर दिया है राहुल गांधी एंड उसकी टीम ने। और तो जैसा जैसा संविधान का जिक्र होने लगा, राहुल गांधी अपने पॉकेट में एक संविधान की बुक रखते थे, तो ये मैसेज कम्युनिकेट होने लगा कि ऐसा ना हो कि संविधान बदल दिया जाए आने वाले टाइम पे। तो जो बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिला, ये बड़ा कारण है। एक तो युवाओं का वोट बैंक प्लस पेपर लीकेज का एक बड़ा फैक्टर रहा। आप देखिए, आप ये राजस्थान में भी मैटर करता है और ये उत्तर प्रदेश में भी मैटर करता है। तो आप देखिए, जहाँ से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मोर देन 30 सीटों का लॉस हो रहा है, राजस्थान में तकरीबन 10-11 सीटों का लॉस एड्रेस हो रहा है। तो ये सब मुद्दे ऐसे थे जो मुझे समझ में आ रहा था कि चुनाव जा आ रहा है। फिर मैंने लिखा कि शेड्यूल कास्ट का वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी से स्विच ऑफ होगा, शिफ्ट होगा कांग्रेस की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ। वो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। फिर जैसे आपके ध्यान हो, मैंने कहा कि नहीं, बंगाल में यदि बीजेपी पुराना स्कोर मेंटेन कर ले तो बड़ी बात होगी, बढ़ने की तो दूर की बात है। तो आप देखिए, बंगाल के अंदर आज टीएमसी बहुत आगे चली गई है और बीजेपी अपने पुराने स्कोर को भी मेंटेन नहीं कर पा रही है। मुझे एक आश्चर्य जरूर है उड़ीसा का। उड़ीसा में मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, 12-13 सीट एक्सपेक्ट कर रहा था, 19 आई है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन से 5-6 सीट ज़्यादा है। बाकी ओवरऑल मेरा ट्रेंड जो आप में लगातार चर्चा करते आ रहे थे, मुझे लग रहा है कि चुनाव उसी दिशा में है जिस दिशा में मैं लगातार लिख रहा था, लगातार आपसे संवाद कर रहा था। अपने SR चैनल पर अपन ने कई बार इसको ब्रॉडकास्ट भी किया है, तो मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। राजा भाई, आपने कहा आपके लिए कुछ नया नहीं है। हकीकत भी यही है कि आप प्रिडिक्ट करते रहते थे, हम उसको समझते रहते थे, सुनते रहते थे, लेकिन लगातार आपके प्रिडिक्शन जो सही दिशा में जाते हैं उसने काफ़ी हमारे विश्वास को भी बढ़ाया है। और हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार जो आपके शोज़ के दौरान जब हम प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजिकल की बात करते हैं तो उनको भी इस बात को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगी। बहरहाल, मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। इसको किस रूप में देखते हैं, इसके क्या परिणाम आने वाले समय में होंगे और मध्य प्रदेश में किस तरह से आगे सब कुछ राजनीतिक गतिविधियां चलेगी? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश पिछले चुनाव के अंदर 2019 के चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश में केवल एक छिंदवाड़ा ऐसी सीट थी जो कांग्रेस के कब्जे में थी, क्योंकि कमलनाथ वहाँ से सांसद के रूप में थे। तो कमलनाथ वहाँ पे एग्जिस्टिंग सांसद के रूप में बैठे रहे और बाकी 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा चुकी थी। 2019 की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। लेकिन इस चुनाव के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया कि छिंदवाड़ा को भी हमको हथियाना है, हमको जीतना है। तो देखिए, पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी की पार्टी पूरी वहाँ लग गई और छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा जोड़ तोड़ हुआ। छिंदवाड़ा में कभी महापौर को तोड़ा गया, कभी विधायकों को तोड़ा गया, कभी वहाँ के कमलनाथ की कोर टीम को तोड़ा गया
और जैसे तैसे करके भारतीय जनता पार्टी ने जो कमलनाथ की टीम के बैकबोन के लोग थे उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, तो उनके साथ उनके फॉलोअर्स आए। जब फॉलोअर्स आ जाएं तो वोट बैंक में भी इसका फ़र्क पड़ता है, तो उसी कारण छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ गई। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी समझिए, जो मैं समझता हूँ कि एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय एक बहुत अच्छे कुशल संगठक है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति हैं। उनको जब 2 महीने पहले छिंदवाड़ा दिया गया था तब भी मैंने लिखा था कि कैलाश विजयवर्गीय जोड़ तोड़ में मास्टर आदमी है। तो छिंदवाड़ा पे अब कमलनाथ की सीट पे खतरा मंडराने लगा है। फिर जैसे जैसे कैलाश जी वहाँ रहे, फिर कुछ लोगों को तोड़ा, फिर भारतीय जनता पार्टी में एक सिलसिला चल पड़ा था कि रोज़ भारतीय जनता पार्टी में केसरिया दुपट्टा पहनाए जा रहे थे। वो एक बड़ा कारण है, चूँकि राजनीति जोड़ तोड़ का विषय है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। एक बड़ा कारण तो ये है। अब ये स्कोर पूरा हो गया 29 आउट ऑफ 29। अब जैसा कि मैंने लिखा था कि मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर अच्छा चुनाव है। मुरैना, ग्वालियर, मंडला, सतना, राजगढ़, छिंदवाड़ा, खरगोन और झाबुआ रतलाम, इन सीटों पर अच्छा चुनाव हुआ है। इनके मार्जिन भी मोरलेस घटे हैं, लाख के नीचे आ चुके हैं और पहले ये मार्जिन 4-4, 5-5 लाख के थे। तो फ़र्क ये पड़ा कि चुनाव अच्छा हुआ तो मार्जिन घट गए। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, यदि मोदी का फैक्टर होता तो फिर उत्तर प्रदेश में भी लागू होना था, राजस्थान में भी लागू होना था, केवल मध्य प्रदेश में अकेले में लागू नहीं होना था। बिहार में भी लागू होना था, बंगाल में भी लागू होना था, कर्नाटक में भी लागू होना था और महाराष्ट्र में भी लागू होना था। इन राज्यों में क्यों नहीं हुआ? तो मोदी फैक्टर मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, जैसा मैं बोल चुका हूँ। और पूरे चुनाव के अंदर चूँकि भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है मध्य प्रदेश में, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चूँकि विधानसभा भी जीता है, 165 या 163, 165 की रेंज में जीता है, तो अभी उसका भी एक हनीमून पीरियड चल रहा है सरकार के लिए, पार्टी के लिए। और फिर सबसे बड़ा कारण समझिए, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कोलैप्स हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब एक थोड़ा सर्वाइवल तो था, मतलब जितना भी था सर्वाइवल तो था, भले ही विधानसभा के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन जीतू पटवारी को न तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत गंभीरता से ले रहा है, न मतदाताओं ने उसको गंभीरता से लिया, न नीचे के काडर ने गंभीरता से लिया। तो मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस ने कमलनाथ को हटाकर ही उसी दिन गलती कर दी थी लोकसभा के पहले जीतू पटवारी की पोस्टिंग करके। जीतू पटवारी में केवल वाचालपना है, अक्खड़पना है, अल्लड़पना है, एटीट्यूड है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल वो स्किल नहीं है जो स्किल अभी लोकसभा में चाहिए थी। तो मेरा स्पष्ट मानना है इस हार की जिम्मेदारी जीतू पटवारी की भी है, कमलनाथ की भी है। दिग्विजय सिंह को इसलिए नहीं दिया जा सकता कि दिग्विजय सिंह को अपने एक सीट में, खुद की सीट में फंसा दिया था। यदि उनको नहीं फंसाते तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करते हैं। दिग्विजय सिंह ने काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा राजा भाई। मुझे जो ध्यान आता है कि उन्होंने अपनी पदयात्रा के माध्यम से लोगों को उससे संवाद करने की बात कही और लोगों तक पहुंचने में कामयाब भी रहे, और एक मानवीय अपील भी की उन्होंने कि मेरा अंतिम चुनाव है, पर बहरहाल मतदाताओं ने 1.5 लाख वोटों से उन्हें नकार दिया। अब आपने जो बात कही, जिस तरह के परिणाम सामने निकल कर आए, आपको लगता है कि विपक्ष को भी ऐसी उम्मीद थी? उसके पीछे कारण बताता हूँ कि आज से 2 दिन पहले प्रियंका गांधी से जब किसी न्यूज़ एजेंसी ने पूछा था कि चुनाव परिणामों को लेकर क्या कहते हैं, तो उनका कहना था कि अगर सही ढंग से चुनाव परिणाम आएंगे तो हमारी सरकार बनने जा रही है, और अगर कुछ गड़बड़ी करके चुनाव होंगे तो शायद 400 सीटें भी उनकी आ सकती हैं। देखिए, यदि प्रियंका गांधी का आप जिक्र कर रहे हो तो सबसे अच्छा पब्लिक कैंपेन रहा तो प्रियंका गांधी का रहा। प्रियंका गांधी का स्पीच बहुत ही क्वालिटी ओरिएंटेड रहे। प्रियंका गांधी ने बिलो स्टैंडर्ड एक भी अपना भाषण नहीं दिया, और प्रियंका गांधी ने खास तौर से रायबरेली और अमेठी में अच्छा फोकस किया। उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका ने अच्छा काम किया, और सबसे बड़ी समझदारी का काम कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस के साथ किया कि समाजवादी पार्टी अधिक सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस कम सीटों पर लड़ेगी। तो दोनों ने एक दूसरे के वोट नहीं काटे। इसी कारणवश वहाँ पे 33-35 का ट्रेंड समाजवादी पार्टी के फेवर में और कांग्रेस के फेवर में आया है। यदि ये लोग कंटेस्ट में चुनाव लड़ते तो ये परिणाम इस प्रकार के नहीं आते। तो प्रियंका गांधी का, मेरा मानना है कि प्रियंका गांधी ने इस चुनाव में बहुत बेहतर भूमिका निभाई है। खास तौर से उत्तर प्रदेश में ही अच्छी भूमिका निभाई है। प्रियंका ने वहाँ स्टे किया, वहाँ पर रायबरेली और अमेठी के अंदर फोकस किया, और आप देखिए स्मृति ईरानी तकरीबन 70,000 वोटों कितने से हारी, जो मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन स्मृति का हारना भी एक बड़ा मैसेज दे रहा था। तो और राहुल का तो रायबरेली में जीतने में मुझे पहले दिन से ही डाउट नहीं था, लेकिन जब मैंने मई में 2nd वीक में लिखा था कि स्मृति हार रही है, तब लोग विश्वास नहीं कर रहे थे इस बात पर। सही बात है, इसका हमने पहले भी उल्लेख किया था शो की शुरुआत में। बहरहाल राजा भाई, जिस तरह से चुनाव परिणाम निकल कर सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कि राम जन्मभूमि का जो विवाद निपटाया, राम मंदिर की स्थापना की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर, और जो योगी राज में बुलडोजर चले हैं, अपराधियों को नेस्तानाबूद किया गया है,
कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाया गया है, तो वे क्या कारण है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है? दो प्रमुख कारण मेरी नज़रों में, जो मैंने पॉलिटिकल असेसमेंट किया, स्टडी किया, कवर किया चुनाव को। एक तो युवा जो थे वो अखिलेश के साथ खड़े थे। पेपर लीकेज एक बड़ा फैक्टर वहाँ पे भी रहा है। जब क्या होता है, बेरोजगारी की बात आ जाती है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो फिर वो एक बड़ा फैक्टर के रूप में काम करता है। निश्चित रूप से ये माना जा रहा था कि जनवरी के सेकंड या थर्ड वीक के 22 जनवरी को जब राम मंदिर की स्थापना हुई थी, तो माना जा रहा था कि भारत में 400 सीटों से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। लेकिन वो 2-3 दिन का फेज था, उसके बाद धीरे धीरे मामला चुनाव शिफ्ट होते चले गया। तो आप ये मान के चलिए कि राम मंदिर एक आस्था का विषय है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राम मंदिर आस्था का विषय हो तो भारतीय जनता पार्टी ही उसको इनकेश कर पाए। राम सबके हैं, राम को सब मानते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वोट देके ये बात बताया जाए कि राम मंदिर के कारण आपको मैंडेट मिला है। हालांकि बीजेपी की पूरी राजनीति राम मंदिर पर केंद्रित रही है। 2 सीटों से 82 सीटों तक का सफ़र भी राम मंदिर तक रहा है। फिर आप 303 सीटों में भी राम मंदिर का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ राम मंदिर की स्थापना हुई, मेरी जानकारी में तो ये है कि फैज़ाबाद जो अयोध्या सीट है वो भी भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। मेरी जानकारी में ये है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम स्टेटस क्या है, लेकिन वहाँ पे अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आगे चल रहा है। तकरीबन आधे घंटे पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं ये। तो अब ये बड़ा संदेश दे दिया है उत्तर प्रदेश ने कि राम मंदिर अपनी जगह है, लेकिन युवाओं की बेरोजगारी और गवर्नेंस, ठीक है, योगी का गुड गवर्नेंस का एक मॉडल है, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल समझ के हिसाब से, पॉलिटिकल इक्वेशन के हिसाब से इन मुद्दों पर वोट न करते हुए लोगों ने बेरोजगारी पे वोट किया है, पेपर लीकेज पे वोट किया है। मेरा ये मानना है इन्फ्लेशन एक बड़ा सब्जेक्ट है सर, मानिए आप, महंगाई एक बड़ा सब्जेक्ट है और कास्ट इक्वेशन उससे बड़ा सब्जेक्ट है। तो कास्ट इक्वेशन सब पे भारी पड़ा, चाहे फिर राम मंदिर हो चाहे इन्फ्लेशन हो। कास्ट इक्वेशन के लिहाज से भी ये चुनाव बहुत ही वैसा ताकत से लड़ा गया और मेरा मानना है बिहार और उत्तर प्रदेश में कास्ट इक्वेशन ने जमकर काम किया है। राजा भाई, 300 के अंदर ही एनडीए की सीटें आई हैं, 273 का स्पष्ट बहुमत उनके पास है और उनके साथ जो घटक दल जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें नीतीश हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, क्या अब इन घटक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व, नए प्रधानमंत्री जो शपथ लेंगे, नरेंद्र मोदी जी ही शपथ लेंगे ऐसा माना जाता है, नरेंद्र मोदी जी या जो भी शपथ लेगा, क्या उसके लिए बहुत सारी मजबूरियां होंगी? क्या उसको निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जैसा कि मैंने दोपहर में भी कहा, लिखा भी, बोला भी टेलीविज़न पे भी कि अब सत्ता की चाबी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास है। ये दो ऐसे हैं जिनके पास गेम है अराउंड 30-32 सीटों का। भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी 242 के पास ट्रेंड कर रही है और इसमें 35 सीटें बीजेपी के पास कम है और इन लोगों के पास 30 सीटें हैं। ये जिधर चाहेंगे उधर सरकार बनेगी। मॉरली, प्रिंसिपली, इथिकली तो ये माना जा रहा है कि एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार बड़े अपॉर्चुनिस्टिक टाइप की लीडर हैं। आप जानते हो, यदि विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने उनको कहा कि हम आपको प्रधानमंत्री की पोस्ट दे दे रहे हैं, तो हो सकता है उनका मन बदल जाए, चंद्रबाबू नायडू का इनकन्विंस हो जाए। ये केवल एक हाइपोथेटिकल बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने कहा निर्णय लेने की बात है, तो जाहिर सी बात है, अब वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने या भाजपा का कोई भी व्यक्ति बने, वो कॉन्फिडेंस नहीं रह पाएगा और रात बेरात ये डर बरकरार रहेगा कि यदि जैसे भी हमारे डिसीजन थोड़े हार्डकोर रहे तो हमारे साथ जो अलायंस है हमसे कभी भी स्विच हो सकते हैं। पॉलिटिकल कंपल्शन और बाउंडेशन का विषय नहीं रहेगा, कभी भी आदमी फ्री रहेगा और वो स्थितियाँ नहीं रहेगी जो ट्रेंड सामने आ रहा है 240-42 में कि बीजेपी 30-35 सीटों से कम है, तो बीजेपी की बाहें चढ़ा के बीजेपी बात नहीं कर पाएगी, बाहें चढ़ा के सरकार नहीं चला पाएगी। बीजेपी को अपने स्वर मध्यम रखने पड़ेंगे, धीमे रखने पड़ेंगे, जब जाके 5 साल चला पाएंगे। राजा भाई, क्या कहते हो कि जिस तरह से पिछली सरकार चली, पिछली सरकार का नेतृत्व करने वाले जो भी लोग रहे पार्टी के, उनका अहम और अहंकार ने भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? देखिए, कई मंत्री हार गए इस घमंड के कारण और इस अहंकार के कारण, कई मंत्री हार गए। तो एरोगेंसी आपको मालूम नहीं पड़ती, जब सत्ता के मध्य में होते हो तो आपका स्वभाव मालूम नहीं पड़ता आप कितना एरोगेंट हो गए हो। बाहर बैठा व्यक्ति आपको ऑब्जर्व करता है, सही समय पर आने पर आपका इलाज करता है। तो ये जो इलाज हुआ है अधिकांश वो इसीलिए हुआ है कि आपकी एरोगेंसी के कारण भी इलाज हुआ है। प्लस मेरा ये मानना है कि जो मैं हमेशा पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब जनता किसी भी चीज़ का जवाब देती है ना, तो खामोशी से देती है। और जितने भी जिन लोगों को चुनाव के समय गंगा घाट पे लाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के साथ दुपट्टे पहनाए जा रहे थे, तो देखिए बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी में लोग शामिल हुए थे, लेकिन जनता ने उनको भी घर बिठा दिया और भारतीय जनता पार्टी के उन कैंडिडेट्स को भी घर बिठा दिया जो एरोगेंट थे। तो एरोगेंसी का जवाब 5 साल में एक बार देती, पर जनता बहुत ताकत से देती, खामोशी से देती है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा राजा भाई ने। सब कानून कायदे, जो कुछ भी बातें, जो रीति नीतियाँ आप लागू करते हो,
अगर वो जनता को नापसंद आती है, नागवार गुजरती है, तो उसके बाद जनता उस अवसर की तलाश में रहती है कि इसका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए। और शायद उसी की परिणति है कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए बहुमत तो पा चुका है, लेकिन जिस बम्पर जीत की वे उम्मीद कर रहे थे उससे कहीं कोसों दूर है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।